नमस्ते बच्चों। देखो, आज अपन जो पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी 12th क्लास की समकालीन विश्व राजनीति। समकालीन विश्व राजनीति में आज जो टॉपिक है, जो शीत युद्ध पढ़ रहे थे, उस शीत युद्ध में सब टॉपिक है भारत और शीत युद्ध। भारत और शीत युद्ध। आपको शीत युद्ध आपने पढ़ा, अच्छे से पढ़ा। आज अपन देखेंगे जो शीत युद्ध है ना, इस शीत युद्ध में देखेंगे भारत की भूमिका। शीत युद्ध में इस टॉपिक में बात किसकी होगी? भारत की भूमिका, कि इसमें भारत की क्या भूमिका रही, भारत और शीत युद्ध। भारत की भूमिका आपको अच्छे से पता है। अपने जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन पढ़ा था, एक जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन पढ़ा था, आपको याद है? इसमें मैंने आपको प्रमुख 3 नेता बताए थे, जिसमें अपने कौन थे? कि नेहरू जी थे। कौन थे? नेहरू जी थे। आपको मैंने बताया था नासिर, टीटो, नेहरू, है ना, ये 3 दोस्त थे। 1956 में एक सफल बैठक करती हैं, फिर 2 दोस्त और आते हैं, फिर 5 दोस्त मिलते हैं, है ना, फिर बेलग्रेड में एक सम्मेलन होता है 1961 में, है ना, वो चीज़ें। तो मुझे ये बताओ कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन चला शीत युद्ध में, उसके नेता के रूप में कौन थे? नेहरू जी थे। मतलब अपना भारत देश था। तो भारत की एक तो भूमिका यहाँ रही, ठीक है। अब जो देखेंगी भारत की मुख्य भूमिका देखें तो इसमें 2 स्तरों पर भारत की भूमिका आती है। कितने स्तरों पर? 2 स्तरों पर भारत की भूमिका आती है। 2 स्तरों में क्या है? एक तो ये कि भारत जो देश है वो अपने आप को इन जो महाशक्तियाँ, 2 महाशक्तियाँ थी, इनके खेमे से अलग रखा। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय की। इन 2 महाशक्तियों के खेमे से क्या रखा? अपने आप को अलग रखा। ये एक क्योंकि उस समय देश आज़ाद हुआ था, उस समय स्थिति भी काफ़ी दयनीय थी, और उस स्थिति में अपने आप को अलग रखना, अपने स्वतंत्र विदेश नीति रखना, अपनी क्या? स्वतंत्र विदेश नीति रखना। एक तो स्तर तो ये रहा भाई, अपने आप को भी क्या रखा इसने? इन महाशक्तियों के खेमे से दूर रखा। दूसरा ये है कि जो नए जो राष्ट्र आ रहे थे, जो नए देश आ रहे थे आज़ाद होके, वो उनको उन महाशक्तियों में सम्मिलित होने के लिए उसने पुरजोर क्या विरोध भी किया कि आप इनमें सम्मिलित न हो, अपना विकास करें। एक सकारात्मक इनसे बात की। तो 2 स्तर पर देखते हैं। एक स्तर पर तो अपना कि इन दोनों महाशक्तियों से अपने आप को क्या रखा? दूर रखा। दूसरी ये देखें, जो दूसरे जो देश थे गुटनिरपेक्ष के, अन्य भी देश थे ना, जो सम्मिलित उस समय नहीं हुए थे, धीरे धीरे संख्या बढ़ती जाती है, तो उसमें एक भारत की भी भूमिका थी कि उन देशों को इसमें सम्मिलित करना, अपना विकास करना, न कि उन 2 महाशक्तियों में उनके खेमे में जाना। ये 2 स्तरों पर मतलब इसकी भूमिका रहती है। अब बात करते हैं कि भारत की जो भूमिका है वो क्या नकारात्मक थी? क्या भारत की भूमिका नकारात्मक थी? क्या भारत की भूमिका निष्क्रिय थी? तो इसमें देखो आप पूरे में आपने अच्छे से पढ़ा तो इसमें आपने देखा होगा कि नकारात्मकता तो कहीं थी ही नहीं। क्या भारत चाहता था कि विश्व युद्ध हो? क्या भारत चाहता था कि ये मतलब दोनों खेल में लड़ाई हो? या किसको बिठाने का काम किया? या नेगेटिव नहीं, निष्क्रिय भी नहीं है, क्योंकि निष्क्रिय वो होता है तो वो जिससे कोई मतलब भी नहीं है। कोई देश भिड़े, लड़े, नहीं लड़े, उससे कोई मतलब, वो निष्क्रियता स्थिति में है। तो क्या भारत निष्क्रिय था? नहीं था। अरे इन्होंने तो मध्यस्थता की है भारत ने। तो आपको याद है, इन्होंने तो इन देशों के मध्य जब युद्ध होने की स्थिति आई दोनों खेमों में, तो कई बार मध्यस्थता की है। तो निष्क्रिय तो नहीं था और नकारात्मक भी नहीं था। इसलिए भारत ने पूरे विश्व को बताया
भारत ने क्या बताया, पूरे विश्व को बताया कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है ना वो क्या है, कोई गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन है वो मतलब एक दूर रहने की बात नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ये कोई पलायन की नीति नहीं, हाँ ये क्या है, ये पलायन की नीति नहीं है। भारत ने पूरे विश्व को क्या बताया कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक पलायन की नीति नहीं है। पलायन का मतलब भाग जाना, वहाँ से उस स्थिति से हट जाना। तो क्या हटा? नहीं हटा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जो देश थे वो इस पलायन की नीति इनकी नहीं थी, कहीं भी ये नहीं हटे। इनकी हमेशा सकारात्मक भूमिका हर जगह रही है। ठीक है, आपको पता है कि इन दोनों ने मध्यस्थता वगैरह की है, तो पलायन की स्थिति तो नहीं रही ना भाई। पलायन का मतलब तो भाग जाना, इन दोनों देशों से खेमे से दूर ही चले जाना, मतलब इनमें सम्मिलित ही नहीं होना। कोई वार्ता में है या इनसे बात करने में है या मध्यस्थता करने में है, तो ऐसी स्थिति नहीं थी। इसलिए पूरे विश्व को इसने बताया, भारत ने, कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो नीति है वो पलायन की नहीं है, ये सम्मिलित है, रह के सबके साथ विकास करना चाहती है। यहाँ तक आपने समझ लिया। देखो एक बात जरूर है कि शीत युद्ध है ना, शीत युद्ध, शीत युद्ध को माना कि भारत ने समाप्त नहीं किया, ठीक है, या शीत युद्ध अंत भारत ने नहीं किया, लेकिन एक चीज को नहीं भूल सकते अपने, प्रतिद्वंदिता है इसमें। इन दोनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतिद्वंदिता की जो जकड़ है उसको क्या की, ढीली कर दी। जो विश्व में प्रतिद्वंदिता की जो जकड़ है दोनों देशों में, जो दोनों देशों के खेमे थे उनमें ज़बरदस्त जो प्रतिद्वंद था एक दूसरे से, उसकी जो जकड़ है, मतलब जो पकड़ थी ना, उसको क्या कर दी इसने, ढीली कर दी। क्योंकि हर जगह काफ़ी जगह आपने देखा होगा स्थिति काफ़ी दयनीय स्थिति बन गई थी, है ना, और जकड़ मजबूत होती जा रही है। वो एक खेमा दूसरे देशों को अपने सम्मिलित कर रहा है, वो अपने में सम्मिलित कर रहा है, और प्रतिद्वंदी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो गुटनिरपेक्षता की नीति है ना, जो नए राष्ट्र थे उनको उन से सम्मिलित किया, उनको उसमें जाने नहीं दिया। ठीक है, तो एक कहीं ना कहीं इसकी जो जकड़ थी ना वो क्या हो गई, ढीली होती गई। इसलिए इसकी जो भूमिका है, मैं ये कह सकता हूँ कि भारत की जो भूमिका है वो क्या रही, इसमें सक्रियता रही। भूमिका कैसी रही, सक्रियता रही। एक सकारात्मक और सक्रियता भूमिका इसकी रहती है। ये आपने देख लिया। आपने ये देखा कि भारत ने कई बार मध्यस्थता की, और मैंने आपको एक बताया भी था इसके में कि 1950 की बात है जब कोरियाई युद्ध हुआ था। जब कोरियाई युद्ध हुआ था 1950 में, तो इसकी मध्यस्थता किसने की, तो भारत ने की। तो ये भी एक विश्व की शांति के लिए भी भारत की एक सक्रिय भूमिका यहाँ रहती है। और अन्य जो देश थे ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जो अन्य देश थे ना, उनको भी मतलब एक सकारात्मक संदेश, अपना आर्थिक विकास और अन्य जो गुट थे उनसे अलग रहने की भूमिका भी इन्होंने निभाई है। भारत क्या चाहता था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन से भारत ये चाहता था कि जो गरीब देश हैं, क्या है बच्चों, जो गरीब व जो छोटे देश हैं, ध्यान देना बच्चों, गरीब व जो छोटे देश हैं, वो विश्व के जो छोटे छोटे देश हैं, वो जो महाशक्ति हैं, इन जो महाशक्तियों के क्या न बने,
पिछलंगू न बने, पिछलंगू न बने, इसमें इनकी भूमिका रही। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जो छोटे देश थे, जो गरीब देश थे विश्व के, भारत ये चाहता था कि जो दो महाशक्तियां हैं, जो अमेरिका है और सोवियत संघ है, दो महाशक्तियां हैं, उनका क्या न बने, पिछलंगू न बने, उनके पीछे पीछे न रहें, या मतलब उसमें सम्मिलित न हो। पिछलंगू का मतलब होता है जो आदमी कहता है ना वैसा वैसा करना, एक आदमी ने कहा कि तुम्हें ऐसा करना है तो वैसा वैसा ही कर रहा है, वो पिछलंगू। तो भारत ये चाहता था कि वो पिछलंगू न बने, उनका वो अपना आर्थिक विकास करें, अपने जो अभी अभी स्वतंत्र हुआ था वही थे वो देश, वो अपने स्वतंत्र विदेश नीति रखें, अपना विकास करें, अपना हित देखें। ये भारत की भूमिका रही, ये भारत चाहता था। दोस्तों मज़ा आ रहा है, सीख रहे हो। अब भी कुछ बातें और होती हैं, मैं आपको बताऊं कि इसमें काफ़ी नकारात्मकता भी आती है, काफ़ी आलोचक भी होते हैं। अब लोगों ने ये कहा कि जो शीत युद्ध की नीति है, लोगों ने क्या कहा, कुछ लोगों ने ये कहा कि जो शीत युद्ध की नीति है ना, मतलब गुटनिरपेक्षता की, माफ़ी चाहूँगा, गुटनिरपेक्षता की जो नीति है, जो गुटनिरपेक्षता की नीति है, वो कह रहा था कि भारत के जो हित है, भारत के हिस्से मेल खाती ही नहीं है। कुछ लोग ये कहते थे कि जो गुटनिरपेक्षता नीति है ना, वो भारत के हित से मेल नहीं खाती है। अब उनको ये पता नहीं कि भारत के इस जो हित है उससे प्रत्यक्ष रूप से भी ये अब उसके हित से मेल खाती है। वो कैसे खाती है वो आपको बताऊँ। भारत की जो भारत का हित है, लोगों का कहना यह है कि भारत जो गुटनिरपेक्ष नीति है वो भारत के हित में नहीं है, ठीक है। तो उसका आंसर ये रहेगा कि इसने आपके एनसीईआरटी में ये कहा कि दो स्तर पर या दो जगह, दो स्तर पर ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष रूप से ही मतलब भारत का हित दिख रहा है, मतलब डायरेक्टली। प्रत्यक्ष रूप मतलब डायरेक्टली प्रत्यक्ष होता है कि अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष रूप से ही दिख रहा है और वो भी शानदार है। अब देखो ना, पहला जो नीति है, पहला जो भारत का हित है इस गुटनिरपेक्ष नीति से, वो ये है कि उसकी अपनी खुद की एक विदेश नीति है, विदेश नीति। भारत की खुद ही विदेश नीति, वो भी क्या स्वतंत्र है, बोलो है कि नहीं। अपनी भारत की खुद की एक स्वतंत्र विदेश नीति इसने देखी गुटनिरपेक्ष नीति से, क्योंकि सबको उसने यही कहा कि अपने विदेश नीति स्वयं के रखो, अपना विकास करो। जो नए देश आज़ाद हुए थे उनकी बात है, ठीक है। तो भारतीय क्या है कि विदेश नीति। दूसरी बात यह है कि भारत से दोनों जो महाशक्तियां हैं, दोनों महाशक्ति कोई भारत का अनदेखा नहीं करेगी, नहीं करी या उससे नाराज़ नहीं हुई, क्योंकि उसको पता है कि अनदेखा करेगी, नाराज़ होगी तो वो दूसरी शक्ति की तरफ चली जाएगी। दोनों खेमों को ये पता था कि एक खेमा यदि भारत पर अनदेखी करता है या दबाव डालता है तो भारत दूसरे खेमे में चला जाएगा। इस डर से न इसके भारत के अनदेखी दोनों खेमे कर सके और न इस पर क्या डाल सके, एक दबाव डाल सके। तो भारत की नीति, विदेश नीति, भारत की जो विदेश नीति रही वो कैसे रही है कि स्वतंत्र रही, और यहाँ दोनों खेमों में भी इसका मतलब बोलचाला रहा और कोई मतलब दबाव नहीं डाला। ये आया कैसे? ये आया गुटनिरपेक्ष नीति से। लोग कह रहे थे ना गुटनिरपेक्ष नीति से भारत को कोई फ़ायदा ही नहीं है, उसके हित में है ही नहीं, लेकिन देखो सीधा सीधा है भाई। एक देश की स्वतंत्र यदि विदेश नीति है ना तो वो स्वतंत्र राष्ट्र है, इससे ज़्यादा क्या चाहिएगा। वो किससे कैसा संबंध रखे उस पर डिपेंड करेगा, अपने हित की पूर्ति कैसे करे वो इसके ऊपर निर्भर करेगा, ठीक है। ये बात एक आती है।
अब बात आती है कि कुछ आलोचक हैं, उसने आलोचना की गुटनिरपेक्ष आंदोलन की। गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन था कि क्या की आलोचना कैसे की वो देखो। उन्होंने पहला जो तर्क दिया आलोचना का, उन्होंने कहा कि भारत की जो नीति है या गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो नीति है वो सिद्धांत विहीन है। क्या है दोस्तों? सिद्धांत विहीन है। अब मुझे ये बताओ, भारत की जो नीति है वो कैसी है? कि सिद्धांत विहीन है। वो कह रहे हैं कि इसमें कोई इसका सिद्धांत ही नहीं है, क्योंकि ये कह रहे थे कि अपना हित, सिद्धांत विहीन के कह रहे थे अपना जो हित साधने के लिए, भारत कई जगह अपना हित साधने के लिए कोई सुनिश्चित अंतर्राष्ट्रीय फैसला लेने से बचते रहे। कोई सुनिश्चित अंतर्राष्ट्रीय फैसला लेने से क्या ये बचते रहे। ये इनकी एक आलोचना है कि ये क्या है कि आलोचकों ने क्या कहा कि भारत क्या है कि सिद्धांत विहीन है। कैसे है? कि उन्होंने कहा कि अपना हित देखने के लिए भारत कई अंतर्राष्ट्रीय फैसलों में से क्या रहा? बचता रहा। ये आलोचकों का तर्क था। अब एक और है जो आपको बताऊं मैं। उन्होंने कहा कि जो भारत की स्थिति है ना, भारत की स्थिति वो विरोधाभासी रही। भारत की स्थिति क्या रही भाई? एक विरोधाभासी स्थिति रही। ये आलोचकों का तर्क था कि भारत की स्थिति क्लियर नहीं थी। वो कैसी थी? विरोधाभासी होगी। क्यों? क्योंकि ये खुद ही दोनों जो महाशक्तियाँ थी उनसे अलग रहा। जो नए राष्ट्र आए उनको भी मतलब दोनों महाशक्ति में खेमे में नहीं आने दिया, मतलब उनका भी इस चीज़ को समझाया, विरोध किया। लेकिन ये 1971 में, भारत 1971 में क्या करता है? ये मित्रता करता है किससे? सोवियत संघ से। आलोचकों का मत ये था कि सोवियत संघ से क्या करता है? ये मित्रता करता है। कब करता है? 1971 में। तो लोगों ने ये कहा कि भारत किसके खेमे में चला गया? अभी 1971 के सोवियत संघ के खेमे में चला गया। लेकिन इनको ये पता नहीं कि भारत के सामने उस समय क्या चल रहा था। वहाँ बांग्लादेश संकट था उस समय। आपको पता है भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, और युद्ध में बांग्लादेश के लिए भारत लड़ा था, और बांग्लादेश को पाकिस्तान से क्या किया था? अलग राष्ट्र बनाए थे। वो इस स्थिति की बात कर रहा था। अब मुझे बताओ कि 1971 में भारत इतना मजबूत था क्या कि इनसे लड़ सके? तो भारत को भी तो सहायता चाहिए थी। भारत को भी राजनयिक और सैनिक सहायता तो चाहिए नहीं, तो चाहिए थी। तो इन सहायताओं के लिए क्या किया था? सोवियत संघ से दोस्ती की थी। क्या किया था? सोवियत संघ से दोस्ती की थी। लेकिन इससे किसी दूसरे खेमे से क्या हुआ? संबंध है ना, वो बुरे नहीं हुए। इनके सबसे संबंध अच्छे थे भाई। अमेरिका से संबंध है या उनके जो देश थे उनसे संबंध अच्छे थे। लेकिन ये जो भारत की स्थिति थी वो बांग्लादेश संकट के कारण है, उनको सैनिक और राजनीतिक से जो सहायता चाहिए थी, इसलिए उसने क्या किया था? सोवियत संघ। ये बहुत बड़ी कहानी है बेटा, उस समय की बात है ना। लेकिन आपको इसमें जो एनसीईआरटी में बता रखा है और शॉर्ट में आपको बता रहा तो मैं आप यही है, क्योंकि कहानी करेंगे तो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। ये बात थी, आलोचकों की बात थी, गुटनिरपेक्षता को लेकर बात थी।
मैंने इसमें काफ़ी चीज़ें आपको बताई, भारत की शीत युद्ध में भूमिका क्या रही, है ना, और कहाँ कहाँ गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बात की गई, कहाँ कहाँ इस तरह पर अपने आप को स्वतंत्र रहा, दूसरे देशों को इसमें आने से मतलब रोका, और इसने कहा कि ये पलायन की स्थिति नहीं है। इसने जो अन्य देश थे, जो गरीब देश थे, उसको इस महाशक्ति से आने से बचाया। कहीं दो मध्यस्थता की, मैंने आपको ये बताया कि इसकी सकारात्मक रही और ये सक्रिय भूमिका रहती है। अब कई लोगों ने ये कहा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन इसके हित में ही नहीं है, मतलब इसको कोई फ़ायदा नहीं है, तो प्रत्यक्ष रूप से 2 फायदे भी बताए मैंने इसमें कि ये अपने आप को मतलब क्या रहा, एक स्वतंत्र विदेश नीति रही इसकी, है ना, और दोनों महाशक्तियों में ये डर बना रहा कि मतलब ये कोई इस पर दबाव नहीं डाल सका ना, ये चीज़ें रही। फिर गुटनिरपेक्ष से आलोचना के बारे में बात की, तो आलोचना के बाद ये कि इसकी सिद्धांतहीन इसकी पॉलिसी थी, जो नीतियाँ थी, तो उन्होंने देखा कि ऐसा नहीं था। ठीक है, फिर इसने दूसरी आलोचना की कि इसका विरोधाभासी रहा, कभी बात ये करता है कि किसी खेमे में नहीं जाएंगे, लेकिन 1971 में खुद सोवियत संघ में चले गए, लेकिन नहीं, वो इसकी नीति नहीं थी, वो ये अलग चीज़ है, क्योंकि वो बांग्लादेश संकट के समय की बात है। ठीक है, तो उसने दोस्ती अपने राजनयिक और सैनिक संबंध बनाने के लिए, उनकी सहायता के लिए की थी। बच्चों, ये इसके साथ भारत और शीत युद्ध है ना, इसके साथ अपने जो सारे पॉइंट हमने लिखे थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। ये अपना शीत युद्ध यहाँ जो पहला टॉपिक है वो पूरा होता है। अब अगले अध्याय और भी मज़ेदार है। अगले अध्याय में देखेंगे 1990 का जो दशक है, क्या देखेंगे, 1990 का दशक है, उस दशक में शीत युद्ध का समाप्ति कैसे हो रही है, सोवियत संघ का विघटन कैसे हो रहा है, भारत की विदेश नीति के बारे में बात करेंगे, है ना, वो तो और भी मज़ेदार होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।